तो वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे करते हैं, मतलब बिकॉज इंडिया में अगर ई वेस्ट की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट हम ई वेस्ट निकालते हैं, पर उसका रिसाइकल 20% करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब हम ई वेस्ट को देखते हैं एज अ पॉपुलेशन, मैं देखती हूँ ई वेस्ट की अवेयरनेस बहुत कम है कि ई वेस्ट है क्या चीज। चाइना का वीडियो देख रहा था, वहाँ पे चाइना में पहले साइकिल बहुत होती थी, तो उन्होंने साइकिल ज्यादा आ गई सड़कों पे, तो फिर साइकिलों का पूरा अंबार लगा हुआ है। 2022 में जो डेटा हमें मिला है विच इज 62 मिलियन टन ई वेस्ट निकला है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम आपसे सबसे ज्यादा झूठ क्या बोलते हैं कि हमें सब सस्टेनेबिलिटी का मतलब पता है। अब इतना सारा ई वेस्ट है यहाँ पे, तो कैसे उसका रिसाइकलिंग कैसे होगा? और हो तो सकता है, बट ई वेस्ट को रिसाइकलिंग करने का जो प्रोसेस है, मतलब उसमें खर्चा भी बहुत आता होगा। गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट EPR लॉस इंट्रोड्यूस किए हैं? EPR का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ जुगाड़ बहुत सारी चीजों में हो जाता है, तो वो जुगाड़ नहीं करके अब वो सीरियसली वो काम कर रहा है कि नहीं वो नहीं देखा जाता। मान लो कि सब घरों से कचरा, इधर उधर से कचरा आ रहा है, म्युनिसिपल पार्टी वाले आ लेके आ रहे हैं, सब कचरा एक साथ मिक्स कर दिया, अब वो आपके पास आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मिक्स थॉट्स। डॉक्टर लक्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे? नमस्ते। बहुत बढ़िया मैडम। आप एक डेंटिस्ट थे और डेंटिस्ट से आपने सब कुछ छोड़ के वेस्ट मैनेजमेंट में चले गए, क्यों? सो इसके एक्चुअली स्टार्टिंग ऐसे हुई थी व्हेन आई स्टार्टेड। मैंने अपनी जब डेंटिस्ट्री की शुरुआत करी थी, तब हम जब नए नए डेंटिस्ट होते हैं, हम सब सारा अच्छे से बाय द बुक्स काम करने की इच्छा होती है, पर जब हमें रियलिटी चेक मिलता है तो लोग उतना एक्सेप्टिंग नहीं होते उन ट्रीटमेंट्स को लेकर के जो हम चाहते हैं। तो दैट इन इंडियन सिनेरियोज वो डिफिकल्ट है, रूरल अर्बन दोनों जगह पर। तो मैंने सोचा लेट मी गो टू द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। पब्लिक हेल्थ में थोड़ा विजन मतलब ब्रॉड हो जाता है, आप ज़्यादा पब्लिक के प्रॉब्लम्स के साथ डील करवाते हैं, उसमें मैटरनल हेल्थ आता है, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी और वो सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये करती हूँ तो हो सकता है मैं ज़्यादा केटर कर पाऊँ अपनी पॉपुलेशन को। पर डेंटिस्ट तो अलग तरीके, उसके लिए हाँ। पैसे कमाने के लिए तो नहीं बनता है कि नहीं, डेंटिस्ट्री इज अ फील्ड वेयर यू अब दो चीजें होती है, इंजीनियरिंग प्लस आर्टिस्ट्री वर्क होता है डेंटिस्ट्री के लिए अंदर। सो जब मैं वो हम वो चाहते हैं, बट जब आपके पेशेंट्स उतना अच्छी तरीके से उस चीज को नहीं ले पाते, तो आप एक डेंटिस्ट बीइंग अ डेंटिस्ट आप कह सकते हैं यार मैं एक्सट्रैक्शन क्यों करूं जब ये दांत बच सकता है। तो राइट, जब वो दांत अब पर हमारा पॉपुलेशन मोस्टली ऐसा ही जो नहीं चाहता, कर दो ना, दांत निकाल दो, दांत निकाल दीजिए, अभी तो नहीं कराना चाहता। उसके बाद में और खर्चे बढ़ जाएंगे, मुझे उसके ऊपर कैप लगानी पड़ेगी, मुझे उसके ऊपर फिर बाद में अगर वापस ये कैप टूट गई फिर तो एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक्सट्रैक्ट ही कर दो। मोस्टली अभी पॉपुलेशन में ये अवेयरनेस नहीं है कि ये दांत वापस नहीं आने वाला, तो मैं इसी को बचाने की कोशिश करती तो फिर वेस्ट मैनेजमेंट ही क्यों? हूँ। सो देन व्हेन आई शिफ्टेड टू पब्लिक हेल्थ, मुझे यहाँ पे बहुत सस्टेनेबिलिटी और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा समझा, और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़ा एक पार्ट हो जाता है जब आप पब्लिक हेल्थ में एंटर करते हैं। बिकॉज मोस्टली सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस रखते हैं। करेक्ट। क्योंकि UN उन पे फोकस करता है, WHO बहुत ज़्यादा फोकस देता है इन सारी चीज़ों पे। तो जब ये सब मैंने मतलब ये सब देख रही थी, तो सबसे ज़्यादा लैकिंग पॉइंट जो मुझे लगा ना वो वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ लगा, जहाँ पे अभी ध्यान नहीं जा रहा है, ना गवर्नमेंट का इतनी अच्छी तरह से जा रहा है, ना कोई NGOs इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, Correct. हर जगह से पैसे भी आ रहे हैं और वो हेल्थ में काम कर रहे हैं, बट जो ये सेक्टर जो छूट रहा था, यहाँ पे मुझे लगा कि हम थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं अबाउट विद सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल्सो बिकमिंग अ गुड बिजनेस आउट ऑफ। तो आपने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ भी काम किया है? यस, डायरेक्टली गवर्नमेंट में एंटर कर लिया डेंटिस्ट्री से? तो यहाँ पे एक एग्जाम होती है जो आप अगर वो क्लियर करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअली आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। अच्छा, कौन सा एग्जाम है? सो ये हम लोगों का NHM एग्जाम्स होता है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, ये एग्जाम्स मतलब वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, और अगर वो आप इंटरव्यूज में पास होते हैं सो देन यू कैन हैव अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपने वहाँ पे कोई ब्रोकन रियलिटी देखी कि भाई काम नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं कर रहे, बट द पेस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट इज वेरी डिफरेंट देन वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर। ये रियलिटी चेक मेरे डैड ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर काम करते थे गवर्नमेंट के साथ। माय डैड चोज टू बी इन अ प्राइवेट सेक्टर, बट देन ही गेव मी द रियलिटी चेक, बट मैंने शायद उतना ठीक से लिया नहीं था कि मुझे लगा गुजरात, सो ही वाज फ्रॉम MP, तो मुझे लगा MP में लेड बैक एटीट्यूड होता होगा, गुजरात में नहीं होगा। पर जब गुजरात आए तो एक फाइल ही 5 महीने चल रही है पर उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा।
जब ये समझ आया और वो फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि एज ए यूथ आप फटाफट काम देखना चाहते हैं। अगर मैंने आज एक कोई पॉलिसी बनाने की सोची तो वो 4 महीने में पॉलिसी बन जानी चाहिए। करेक्ट। 4 मीटिंग आपके कमिश्नर के साथ होगी, आपके एनएचएम मिशन डायरेक्टर के साथ होगी और एक पॉलिसी बननी चाहिए। वो 1 साल तक कुछ नहीं होगा उसमें, तो वो जो काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअली जो काम कर रहा है वो डीमोटिवेट होता जाता है उस इससे आपको लगा प्रोसेस में। कि अब आप खुद बीड़ा उठाएंगे और खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हाँ, वो आप कह सकते हैं कि हम जब वो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो पॉलिसीज बनी हुई है इस पे वर्क हो सकता है। तो पॉल्यूशन बोर्ड की पॉलिसीज हैं। अच्छा, ऑलरेडी है, उस हाँ। पे काम करना है अपने को। यस, तो उन पॉलिसीज के विद द हेल्प ऑफ दोज पॉलिसीज हम अपने अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं एंड वी कैन बिकम अ मोर फॉर्मल सेक्टर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट रादर देन इनफॉर्मल सेक्टर। तो वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे करते हैं, मतलब जैसे कैसे काम करते हैं? बिकॉज इंडिया में अगर ई वेस्ट की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट हम ई वेस्ट निकालते हैं, पर उसका रिसाइकल 20% करते हैं। करेक्ट। क्या प्रोसेस होता है, मतलब जैसे मान लो ई वेस्ट यही है, लैपटॉप वगैरह सब कुछ, तो क्या होगा इनका आगे टाइम पे? तो सबसे बड़ी बात, जब हम ई वेस्ट को देखते हैं हमारे अंदर एज अ पॉपुलेशन मैं देखती हूँ ई वेस्ट की अवेयरनेस बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपका मोस्टली डेटा होता है या इलेक्ट्रॉनिकल चीज ई वेस्ट के अंदर आती है। करेक्ट। तो अब उस चीज को हम जब डिस्कार्ड पहले करते थे तो हम सब पस्ती वाले को या भंगार वाले को दे देते कि भाई आप ले जाओ। अब आप तब नहीं सोचते कि इसके अंदर, हम सोचते हैं बंद हो गया ना तो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो हम ऐसे ही दे देते हैं उस चीज को कि ले जाओ इसको, बट उसके अंदर डेटा होता है जो कि जो जिनको यूज करना आता है उस फोन को ठीक से वो निकाल के उसको गलत यूज कर सकते करते होंगे क्या? हैं। बिल्कुल करते हैं, ऐसा होता है। कोई केस देखा आपने ऐसे? सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस जो हमारे निकलते हैं जो साइबर डार्क वेब में, और वो सारे बंद फोन में से और वहां सबसे इमेज निकाल करके वो लोग यूज कर लेते हैं। देयर हैव बीन केसेस इन द मतलब रिसर्च जो होता है ये चीज। तो इसके लिए एक अलग से जो अब जब रिसाइकलर होता है उसको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ता है, जो लाइसेंस के बाद में आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ ये हमने प्रोक्योर किया है, ये वाला डेटा इरेजिंग software, which is very important for a license. You have to get if you have to get a license. कोई डेटा है कितना, मतलब कितना वेस्ट निकल रहा है अभी? जैसे मेरे को याद आ रहा है कि चाइना का वीडियो देख रहा था, वहाँ पे चाइना में पहले साइकिल बहुत होती थी। हाँ। तो उन्होंने साइकिल ज्यादा आ गई सड़कों पे, तो फिर साइकिलों का पूरा अंबार लगा हुआ है। हाँ। कोई बोला कि साइकिल अगर 10 रुपए में भी किसी को बेच दे तो पैसे आ जाते हैं, बट वो पड़ा हुआ है वो एज इट इज। 2022 में जो डेटा हमें मिला है विच इज 62 मिलियन टन ई वेस्ट निकला है पूरे वर्ल्ड में से, इतना ई वेस्ट निकला है हमारे यहाँ पर। अब इसका जब हम आगे देखते हैं, जब हम उसे मतलब फोरकास्ट करते हैं तो 2020-30 तक ये 82 मिलियन टन होने वाला है। सो अब इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, इंडिया तो फिर भी थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ई वेस्ट, बट अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि इनको कैसे, तो वो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाता है और एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहा है वहाँ पे। And we also know Africa is a very, मतलब it has a good soil जहाँ पर आपकी चीजें ग्रो हो सकती है वहाँ पे, मतलब which is impacting the atmosphere and the climate to a large extent. तो लक्षिता जी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम आपसे सबसे ज्यादा झूठ क्या बोलते हैं? कि हमें सब सस्टेनेबिलिटी का मतलब पता है। पता है, मुझे पता है, पूछा मेरे से। बताइए आपका सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है सर? सोच रहा। एग्जैक्टली हमें सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही ठीक से नहीं बताया गया है या हमने समझा है उसे अच्छी तरीके से। जब कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वो बनने से लेके हमारे यूज करने तक, और यूज करने के बाद में जब वो खत्म हो जा रहा है प्रोडक्ट, उस पूरे प्रोसेस में एनवायरनमेंट या हमारे आसपास को डैमेज नहीं होने को या मिनिमम डैमेज होने को सस्टेनेबल प्रोडक्ट, सस्टेनेबल चीज कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट सस्टेनेबल होता है, कौन सा प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं होता है? तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ इस चीज का। कॉटन यार्न कपड़े जो हम पहले पहनते, खादी के कपड़े, वो एक बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। वो वापस पृथ्वी में मिल जाएंगे। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है। और वो बनने का प्रोसेस भी बहुत सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि जब आप बनाते हो तो वो कॉटन है, कॉटन को आपने वीव किया, यार्न बनाया, यार्न के अंदर आप जो डाई कर रहे हो वो भी नेचुरल डाई जो इज नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो वो चीज मिल जाएगी, सॉइल में भी मिलेगी, तो वो टॉक्सिन्स नहीं प्रोड्यूस करने वाली जो बाद में प्रॉब्लम देगा। या तो सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज नहीं होगी, ना ही एनवायरनमेंट को डैमेज होगा। और अब तो है ही नहीं, मतलब खादी तो बची, खादी बहुत कम हो इसके अलावा सब कुछ है। वेरी ट्रू। पॉलिस्टर कपड़े जो हो रहे हैं वो इज अ डैमेज टू अ सोसाइटी, टू अ सस्टेनेबल सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज जब हम इसको डिकम्पोज करने का सोचते हैं, तो जब हम छोटी यार्न्स बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा टॉक्सिन रिलीज होता है, एनर्जी ज्यादा यूज होती है इसको
बाइफरकेट करके छोटा प्रोडक्ट बनाने के पर लक्षिता जी क्या करेंगे, मतलब आपने खादी की इससे एक एग्जांपल लिया खादी का, जो अब नहीं बची, मान लेते कि नहीं कम हुआ है। हाँ, नहीं बची, क्योंकि इतने पॉपुलेशन ना, आपने भी नहीं मैंने कहा, मैंने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं पहन रखा, नहीं खादी, राइट। अब इतना सारा ई वेस्ट है यहाँ पे, तो कैसे उसका रिसाइकलिंग कैसे होगा और कितना होगा, कितनी बार हो पाएगा? हो तो सकता है, इट इज नॉट अ नॉन डुएबल थिंग, अगर आपके पास अवेयरनेस है। अगर हमने वही इन री5 हमने वही चीज करने की कोशिश करी कि अवेयरनेस से हम कितना सामान लेके आ सकते हैं। हमने कम्युनिटी में जा करके वहां पे अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, स्कूल्स में जाके अवेयरनेस कैंप किए कि भाई आपके पास अगर कोई रिसाइकलिंग के लिए, अगर आपके पास कोई भी ई वेस्ट है, आप लाके दो हमें, हम उसको आपके मतलब बाइक, स्कूल में जाके हमने कैश नहीं दिया है, स्कूल में हमने बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ गिफ्ट दे दिए, और सोसाइटी में जब हम जा रहे हैं तो हमने उसको कैश के थ्रू रीइंबर्स किया है। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर बनता है कि अच्छा मैं ये भंगार की चीज दे दूंगा तो मुझे इसके 10 पैसे मिल रहे हैं, तो मैं करना चाहूंगा ये चीज। तो उस तरीके से ये ऐसा पहले नहीं हो रहा था। अब ये चीज के ऊपर लोगों ने ध्यान दिया कि अच्छा वेस्ट, अगर मेरे घर में 2 फोन पड़े हैं तो इसके मुझे पैसे मिल सकते हैं, तो मैं वो दे देता हूँ। बट ई वेस्ट को रिसाइकलिंग करने का जो प्रोसेस है, मतलब उसमें खर्चा भी बहुत आता होगा, बिकॉज जो आदमी है वो जैसे हाथ से उठाएंगे तो उनको स्क्रैच आ सकते हैं, हाथों में खराब हो सकता है, तो वो सब प्रोसेस अभी इंडिया में बने नहीं है, मतलब कितने बने आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं आज तक, और मुझे कोई मिला भी नहीं है। बट आपको कैसे देखते हैं इसको? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझने की हमें ये जरूरत है कि अभी हम लोगों को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बहुत बड़ी चीज है इंडिया में जो हो रहा है। फॉर ई वेस्ट ऑल्सो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है, बट एट द सेम टाइम अगर हम उसे सेफ्टी के साथ करें तो इट रिड्यूसेस टू 30% से 15% पे रिड्यूस हो जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कोई भी चीज को आप स्क्रैप को उठा रहे हो, नीचे गिरा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ग्लव्स पहन के कर रहे हैं, हम खुद अभी डिसमेंटलिंग और वो सब करते हैं, हम ग्लव्स के साथ करते हैं, हम खुद देखते हैं इंजरीज आर ऑलमोस्ट टू 10%। जो अगर ग्लव्स पहन के नहीं करते हैं, विच इज मोस्टली 30 to 45% आपके चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ चुभ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ स्क्रैच आ जाएगा, खून निकल जाएगा। सो अगर सेफ्टी के साथ हो रहा है तो वो डेफिनेटली आपका बहुत कम हो जाता है उस तरीके से ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। अच्छा, रिसाइकलिंग में ई वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है आज? इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है इसके अंदर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जो भंगार वाले हैं, जो पस्ती वाले हैं, अब वो क्या करते हैं, आपके घर से ले जाते हैं तो वो लोग इसको बेच देते हैं, जो भी वो लोग फ्री में ले जाते हैं। कोई भी इसका पैसा आपको, आप किसी को टीवी दोगे तो बोलेगा मैं तो ले जा रहा हूँ, इसका पैसे आपको देने चाहिए मुझे मैं क्यों दूंगा आपको पैसे? और वो उसको जा करके बेच देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बेचने वाली चीज है। तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में वो लोग, अब जो स्क्रैप वाले लोग हैं जो ये चीज खरीद रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि लाइसेंस का हर साल रिन्यूअल आता है। खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए? स्क्रैप खरीदने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। तो स्क्रैप खरीद लेते हैं लोग और फिर उसको वहीं पे वो लोग अपना अस्थि पंजर उसके निकाल करके, उसको जला करके, उसके अंदर से जो भी मेटल मिलता है वो निकाल रिट्रीव कर लेते हैं। अब ये वो नहीं कर सकते। जो स्क्रैप डीलर है वो सिर्फ स्क्रैप खरीद सकता है, वो रिसाइकल नहीं कर सकता, बट वो लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। अच्छा, और फिर वो लोग बेच करके पैसे कमा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्टर बन रहा है वो सबसे ज्यादा पैसे कमा लेता है इस चीज के अंदर, जबकि स्क्रैप डीलर को सिर्फ स्क्रैप करना चाहिए, मतलब ले लेना चाहिए, मतलब खरीदना है उसको, और फिर बेचना तो रिसाइकलर को ही है उसको, पर वो रिसाइकलर तक पहुंचता ही नहीं है स्क्रैप। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। स्ट्रेस कितने साल हो गए मैडम आपको ये करते करते हुए? अभी 2.5 years हो गए हम लोगों को। 2.5 साल भी बड़ा नंबर है करते करते। पर यहाँ पे अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो सप्लाई चेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे है सप्लाई चेन की प्रॉब्लम? जैसे हम गुजरात में कर रहे हैं, बेस्ड हमारा गुजरात रहा है, राइट। तो अभी गुजरात में वही जो मैंने आपको बताया, ये जो ई वेस्ट पहुंचता नहीं है रिसाइकलर तक और स्क्रैप डीलर्स अक्यूमुलेट करके रह रहे हैं। जो अक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको बल्क में काम करना पड़ेगा। हाँ, छोटे छोटे में आप काम करके प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो कंटिन्यूसली सामान आते रहना चाहिए फैक्ट्री में, तभी काम आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। वो प्रॉब्लम हम फेस करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो माल छोड़ना ही नहीं चाहता वहां से, क्योंकि उन्हें पता है ये मैं इस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, मुझे ना टैक्स देना, मुझे कुछ करना नहीं, और मेरे पास वो पैसे आ रहे हैं। और कंपनीज ले लेती है उनसे माल बिकॉज उनको नहीं पता ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको सिर्फ सामान मिल रहा है जो वो ले लेते हैं। बट ये जो रॉन्ग वे हो रहा है, तो वहां पे वी आर ओनली डैमेजिंग दिस मतलब द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि पोल्यूशन होता है। वो लोग वो भट्टियों में जला रहे हैं अब पीसीबीज, जिसकी वजह से हाईली इट इज पोल्यूटिंग टू द एनवायरमेंट। अब वही चीज अगर आप पीसीबी को मशीन, जो ई वेस्ट मशीन्स होती है उसमें से करेंगे तो उसमें 0% आपका वाटर एफ्लुएंट वाटर निकल रहा है,
जो हमारा प्लांट है वहाँ पे 0% एफ्लुएंट वाटर, आपका कोई भी गंदा पानी नहीं निकल रहा उस जगह पर। आप क्या चाहते हो लक्षिता जी, मतलब क्या प्रोसेस हो, मतलब सब अपना अपना काम सही से करें, वो चाहते हैं? आइडियल आइडियल हो गया, और वो तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत तब वो मुश्किल तो वो सिस्टम से लड़ने जाएंगे तो नहीं हो सकता तो खुद ही गिरेंगे। 100%। तो सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हो आप? नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो लॉज हैं फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ स्क्रैप, रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप, उसके अंदर ऑडिटिंग बढ़नी चाहिए। तो लक्षिता जी, आपका असली मकसद क्या है, मतलब पैसा कमाना है कि समाज सुधारना है? नहीं, पैसा कमाना तो है ही, बट समाज सुधारते हुए पैसा कमाना एक्चुअल मकसद है, मुझे कहना चाहिए। अब वो तभी हो पाएगा जब हम ई वेस्ट लेकर के हम वो चीज कर रहे हैं। एंड जब चालू किया था, आई हैड वन मिशन कि मुझे सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट को खराब करके प्रॉफिटेबल नहीं होना है, मुझे उस क्लीन टेक्नोलॉजी को क्लीन ही रखना है। Correct. तो उस चीज के लिए व्हेन आई स्टार्टेड री5, हमने वी टुक 1 year टू गेट द लाइसेंस फॉर दैट प्लेस। लाइसेंस मिलने में भी 1 साल लगा? हाँ, तो फिर कैसे सिस्टम के साथ कैसे काम करेंगे आप? इसीलिए तो जब वो 1 साल लगा लाइसेंस में, तभी भी वो छोड़ा नहीं ना कि भाई काम तो वैसे ही करना है। तो एथिक्स एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि आप वो चीज नहीं भूले कि हम किस वजह से बिजनेस चालू करें। सो आई हैड दैट कन्विक्शन में हेड कि काम तो हम लाइसेंस के साथ ही करेंगे, क्योंकि बिना लाइसेंस के भी बहुत काम हो रहा है, बट वो उतना इट इज नॉट एथिकल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एथिक्स है कि लाइसेंस लेके काम करना है, 1 साल लाइसेंस के लिए लग रहा है, देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ, हम ये विंडो को छोटा कर सकते हैं। इंडिया में कई स्टेट्स हैं जो छोटे विंडो में 1 विंडो सिस्टम फॉलो कर रही है। आंध्र प्रदेश के साथ हमने अभी एक MOU साइन किया है, जहाँ पे विल बी लाइक टेकिंग री5 टू आंध्र प्रदेश एज वेल इन 2026 में हमारा ये टारगेट है कि हम आंध्र प्रदेश में भी री5 का एक सेकंड ऑफिस खोलें। तो आप गवर्नमेंट के साथ ज्यादा काम कर रहे हो इट इज या डायरेक्टली? नहीं, गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है जब भी आप रिसाइकलिंग या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बिकॉज लाइसेंसेस उन्हीं से मिलने वाले हैं। सो गुजरात ऑल्सो वी हैड टू ब्रेक इन फॉर द लाइसेंस। आंध्र प्रदेश में यही मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में 1 विंडो पॉलिसी है, वहां पे आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो आपके साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। सो वील बी डूइंग दैट इन आंध्र प्रदेश इन 2026। अच्छा, गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट EPR लॉस इंट्रोड्यूस किए हैं, तो EPR लॉस क्या है ई वेस्ट के अंदर? सो EPR का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये चीज ये होती है कि जब मैं LG का एग्जांपल देती हूँ, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक बना रही है, तो इसके एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने इतना सारा बनाया तो एनवायरनमेंट डैमेज हुआ होगा। अब मुझे इसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो मुझे रिसाइकलर दे सकता है कि मैंने इतना सपोजिंगली 100 टन का माल बनाया है, तो उसके अंदर 10% या 20% ऑफ मेरा पॉल्यूशन हुआ है, तो इसका पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मेरे को एक EPR सर्टिफिकेट मिलता है जो रिसाइकलर्स देते हैं। अब रिसाइकलर्स क्या करते हैं कि जो भी हमने रिसाइकल किया होगा, सपोजिंगली 10 टन मैंने रिसाइकल किया है इन अ मंथ, तो मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये पोर्टल होता है जिसपे से आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है कि हाँ, आपने 100 टन 10 टन आपने महीने का रिसाइकल करा है, आपके पास ये क्रेडिट पॉइंट्स है। अब ये क्रेडिट पॉइंट अगर मैं किसी को सेल करूंगी, जैसे कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को सेल किया कि ये EPR पॉइंट्स है, तो उसका उसे EPR सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ, अभी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। मैंने पॉल्यूशन जो क्रिएट किया था, वो मैंने इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट कर दिया। चलो, जो भी लोग पॉलिसीज बनाते हैं, मतलब ई वेस्ट के ऊपर कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, तो उसको ग्राउंड रियलिटी में क्या चीज चेक करनी चाहिए? जो मुझे लगा है, जहाँ पे तक मैंने काम किया है, उसमें ये मुझे लगा है सबसे ज्यादा कि वो लोग ग्राउंड पे चेक ही नहीं कर, वो बहुत बाय द बुक्स जा रहे हैं कि अच्छा 4 मशीन होनी चाहिए, 4 मशीन के अंदर ये चीज होनी चाहिए, खत्म हो गया। अब वो ये नहीं देख रहे कि 4 मशीन, भाई वो जो लेकर आ रहा है वो उल्लू तो नहीं बना रहा आपको, वो मशीन सिर्फ दिखा तो नहीं रहा, उसको इन डेप्थ उसके सर्वे नहीं होते उनके पास, जो कि बहुत जरूरी है। आज मुझे लगता है कि वो इंडिया इज अ लैंड ऑफ जुगाड़। जुगाड़ बहुत सारी चीजों में हो जाता है, तो वो जुगाड़ नहीं करके अब वो सीरियसली वो काम कर रहा है कि नहीं, वो नहीं देखा जाता। अगर जुगाड़ है तो काम बन जाएगा, जुगाड़ नहीं है तो आप सीरियसली भी काम कर रहे होगे, वो चीज का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, आपको लॉन्गर टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में। तो जुगाड़ थोड़ा सा, क्योंकि लोग जो ऑफिसर्स आते हैं उन्हें समझ आता है कि वो जुगाड़ है या नहीं, बट वो लोग कर देते हैं उन चीजों को, लेट गो, या वो नहीं करके आप सीरियसली जो बाय द बुक से आप जाओ, तो फिर वो अच्छी तरीके से आप एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। चलो ठीक है, आपको मान लो पार्लियामेंट में आज 1 मिनट का टाइम दे दें,
इंडिया रिसाइकलिंग क्राइसिस पे आपको बोलना है, तो क्या बोलोगे आप वहाँ पे जाके? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी रिपेयरिंग सेक्टर जो हमारा बहुत कम हो गया है। पहले चीजों को रिपेयर किया जाता था, उसके बाद में डिस्कार्ड किया जाता था, वो कम हो गया। तो रिपेयरिंग सेक्टर को आज हमें ऊपर थोड़ा सा ले जाने की जरूरत है। और रिपेयर एंड देन इफ नॉट देन रिसाइकल, दिस शुड बी द मिशन। वी हैव जस्ट गॉन टू टेक अ न्यू थिंग, डिस्कार्ड द प्रीवियस वन। तो इस चीज की वजह से जो रिपेयरिंग सेक्टर है वो बहुत कम हो गया है कोई भी चीज का। और उस वजह से हमारा जो ई वेस्ट का तो स्ट्रेस बढ़ रहा है इसमें, बट रिपेयरिंग सेक्टर में कोई इनोवेशन या कुछ भी नहीं कर पा रहे हम इस तक। तो रिपेयर को भी थोड़ा सा अब हमें मोटिवेट करके बढ़ाना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। ठीक है लक्षिता जी, मतलब अभी देखो आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर हो और एक मेल डोमिनेटिंग सेक्टर में आप एंटर की हो, तो वो चैलेंजेस फील नहीं हो रहे हैं? हाँ, हुए थे इनिशियली व्हेन क्यों चूज किया आपने फिर ये? I like to experiment with myself, I can say that. But initially जब आप इस फील्ड में उतरो, ये डेफिनेटली ये थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। बट जब आप कहीं जाते हो, आज इंडिया इतना सेटल्ड है टू सी विमेन इन पावर पोजिशंस कि वो आपको सुनेंगे। If you have the ability to give your 100% and know what you're doing in the field, they will listen to you. Definitely, if you are comfortable, you can go forward. तो जब मैं यहाँ पे आई थी, I had a dilemma of it. But as I said, जब हम आंध्र प्रदेश गए and we had signed an MOU with it, तो I was the only women person जो रिसाइकलिंग का सेटअप करना चाहती थी। मोस्टली मेन्स वर डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द थिंग। बट देन आई टुक ऑन, मैंने ये चीज को लिया कि कब तक लड़कियां सिर्फ अच्छी चीजें करेंगी, और ये कूल हमें ही बनाना पड़ेगा। ये किसी और को नहीं बोल सकते, अच्छा आप इसे कूल बनाओ फिर मैं कर लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपने इसको कूल बनाया, मतलब टीम में कैसे लोग हैं, कैसे काम करते हो आप लोग उस चीज को? हमारे टीम का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वी शुड कम अप विद, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको नॉन कोई भी फैंसी वर्ड लगा के समझाओ। जो भी प्रॉब्लम है वी विल डील विद इट। वो अगर प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं दिख रही। चलो एक प्रॉब्लम जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो कि सब घरों से कचरा, इधर उधर से कचरा आ रहा है, म्युनिसिपल पार्टी वाले आ लेके आ रहे हैं, सब कचरा एक साथ मिक्स कर दिया, अब वो आपके पास आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मिक्स थॉट्स कल्चर। यस, इसको तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने डेलीगेशन हमारी टीम में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कि कोई जो काम इंसान कर रहा है उसके पास उस चीज की एक्सपर्टीज है पहले से। सो जैसे कि जो हमारा कलेक्शन पार्टनर है जो हमारे टीम, उन लोगों के पास ऑलरेडी उस एरिया के लोगों का नेटवर्क है जो वो लोग लाकर दे सकते हैं। वैसे ही लोगों के साथ हमने टाई अप्स किए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। तो वो एक क्या होता है कि आप नॉन लोगों के साथ काम करो ना, तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता। वहां पे वो लोगों को जानते हैं लोग और उन पे भरोसा करते हैं। उस तरीके से हमने कलेक्शन पार्टनर्स बनाए हमारे, जो हमें ला कर दे। अब उन्हीं कलेक्शन पार्टनर से हमें पता चला कि भाई ये इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो ले जा रहे हैं वो उनकी वजह से प्रॉब्लम। तो अब हम उस चीज पे डील कर रहे हैं कि अब हम इनको कैसे ब्रेक, हाउ कैन वी ब्रेक दिस इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब उस चीज के लिए हमें पता चला कि हम अगर बल्क में उनसे ही सामान उठाएंगे इनफॉर्मल वालों से, तो वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब थोड़ा सामान अगर हम उनसे उठाएंगे तो फिर वो लोग भी नहीं काम करना चाहते हमारे साथ उस तरीके से। तो बिना एथिक्स की रिसाइकलिंग बिजनेस बनाया जा सकता है? शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, या थोड़ा या लंबे समय तक रहना है? नहीं, लंबे समय तक रहना है तो एथिक्स तो चाहिए। उसके बिना नहीं हो सकता काम। मतलब और हम उस स्कूल ऑफ सोसाइटी से थॉट से आते हैं कि हमें उसके बिना काम करना ही नहीं है। अगर एथिक्स होंगे तो आप कहीं ना कहीं बचोगे गलत चीजों से, और सही चीजें लेट आएगी पर आएंगी जरूर। सो दैट्स माय टेक ऑन इट। पर जैसे फैशन कपड़ों की बात कर ले तो हर 3 महीने में नया कपड़ा लॉन्च किया जा रहा है, और हर कपड़ा, मतलब कुछ कपड़े डेड स्टॉक हो जाते हैं तो मार्केट में इधर उधर ही पड़े हुए मिलते हैं। करेक्ट। तो मतलब आप कचरा समेट रहे हो, वो कचरा बना रहे हैं। आप कचरा समेट रहे हो, वो कचरा बना रहे हैं। इनिशियली जब रिफाइव का थॉट आया था ना, तो हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्लोथ से ही चालू किया था। आज अभी वो चीज हमने चालू नहीं करी है और हम ई वेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट इनिशियली ये कपड़ों के लिए ही मैंने चालू किया था कि बहुत ज्यादा ऑफ फास्ट फैशन इज रूइनिंग द सस्टेनेबिलिटी। बट जब हम मार्केट में उतरे, आज हमें ये पता चला कि मार्केट में काफी नई ब्रांड्स आई हैं जो सस्टेनेबल क्लोथिंग बना रही है, जो आपके पुराने कपड़े लेके जाती है और वो नए कपड़ों 90% 30% ऑफ सस्टेनेबल क्लोथ यूज करके अपने कपड़े बना रही है। सो ये एक अच्छा चेंज हमने देखा इस सोसाइटी में। बट एट द सेम टाइम हमें कॉन्शियस एफर्ट्स खुद से करने पड़ेंगे और रिड्यूसिंग द फास्ट फैशन।
तो अभी फैमिली में आपको कौन-कौन सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए? फैमिली में मेरा फर्स्ट सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने ही किया है इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ शिफ्टिंग माय करियर सो विगरसली, करेक्ट। इट वाज़ सपोर्टेड बाय माय पेरेंट्स एंड दे वर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मी। गुजराती माइंडसेट। हम एमपी से हैं वैसे ज़्यादा तो। हाँ, बट आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात ओनली। वो क्या ना वो तो उधर नहीं, सेट हो गए। हाँ, कह सकते हैं, बट हाँ, मतलब वो एक सेट ऑफ उनका भी माइंडसेट ये था कि काम अगर करना है तो गुजरात में ही गुजरात की हवा पानी में ही कुछ है। है। वो भी जाना पड़ेगा थोड़ा, जब जो भी बिज़नेस कर वैसे बड़ा हो जाएगा। ऐसा मेहनत तो वहाँ पे ज़्यादा हो गई है, ऐसा हो गया मेहनत गुजरात। ज़्यादा हो गई। हाँ, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा बन गए इसलिए मेहनत ज़्यादा हो गई वहाँ पे। सब अम, लोग बिज़नेस में इसलिए आप गुजरात हैज़ अ माइंडसेट ऑफ कन्वेंशनल बिजनेसेस, मतलब जमीन का बिजनेस हो गया, कपड़ों का बिजनेस हो गया। कन्वेंशनल बिजनेसेस गुजरात में जल्दी ग्रो करते हैं, बट अगर नॉन कन्वेंशनल आईटी बिजनेसेस देखना है तो हमें थोड़ा सा साउथ या महाराष्ट्र के साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ना दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ मॉडर्न बिजनेसेस जो आजकल जिस तरीके से हो पाते हैं गुजरात में, जो मुझे दिखा है अभी। ऐसा भी है कि मतलब जो ये रिसाइक्लिंग के लिए जो वेस्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से बाहर आप? नहीं, इंपोर्ट कर सकते हैं हम गुजरात से बाहर, क्योंकि मतलब इंडिया में हाँ। इंपोर्ट करते हैं हम स्क्रैप। किसी और को ज़रूरत है हमारा रिसाइक्लिंग की, वो खुद उनका बिज़नेस हो तो हम भी कर सकते हैं इधर से? हाँ, ऐसा कुछ है यहाँ पे? अभी या ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं हम? हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो जरूरी इसलिए है टू सस्टेन अ बिजनेस, बिकॉज यहाँ पर अभी 20% ही हम फॉर्मली सेक्टर में बने जो फॉर्मल रिसाइकलिंग हो रही है, तो बाकी का जो बहुत मेजोरिटी ऑफ पोर्शन 80% आता है वो इंपोर्ट स्क्रैपिंग से ही आता है, जो डेवलप कंट्रीज अपना ई वेस्ट बाहर फेंकती है ताकि हम उसको इंपोर्ट करके उस चीज को यूज कर पाए उस तरह, बिकॉज उन लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी हाई, उनकी थॉट ये है कि हम ये बेच करके हम दूसरा कुछ ज्यादा अच्छा कर लेंगे यहाँ पे, हमारी इकोनॉमी वो सरवाइव कर लेगी, बट हमारे लिए ये भी एक बिजनेस आइडिया है उस तरीके से, एंड वी कैन इंपोर्ट द स्क्रैप एंड हैव अ इंडस्ट्री बेस्ड आउट ऑफ इट। अब जितने भी ये ब्रांड बोलते हैं कि हम सस्टेनेबल क्लोथिंग ब्रांड बना रहे हैं, तो क्या सस्टेनेबिलिटी हटा देनी चाहिए वहाँ से उनको? सस्टेनेबिलिटी है, बट वो एक जो टैग है ना वो बहुत फैंसी है अभी के लिए, मुझे ऐसा लगता है वो लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहिए कितना सस्टेनेबल प्रोडक्ट है वो, क्योंकि कई बार होता है कि वो सस्टेनेबिलिटी सिर्फ 30% है कि भाई मैं कपड़ा यूज कर रहा हूँ, पर वो कपड़े को यूज करने के लिए जितना प्रोसीजर अंदर का होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट, उसको छोटा यार्न बनाने से लेकर, वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ इसमें ये है कि मैं यूज कपड़ा यूज कर रहा हूँ। अब मान लो कि किसी का फ़ोन, मेरा फ़ोन है, तो मैंने उसको दे दिया स्क्रैप में, तो कहाँ जाएगा वो? उसका क्या होगा एंड? अगर आप स्क्रैप पस्ती वाले को देते हो तो वो स्क्रैप डीलर के पास जाएगा। स्क्रैप डीलर उसके अंदर से सारे उसके अस्थि पंजर निकालेगा। यूट्यूब पे काफी ऐसे लूज वीडियोस हैं कि भाई उसमें से कैसे खोलते हैं, आईफोन कैसे खुलता है, वैसे सारे बहुत यूट्यूब पे वीडियोस हैं। यहाँ पे एक वीडियो देखता है पे एक रिएक्शन कर। ओके, लेकिन इस पहाड़ के 100 फीट नीचे दबा है सोना, खरा सोना। तो इस धंधे के सबसे निचले खिलाड़ी होते हैं कबाड़ी वाले, जो घरों से, मॉल से, दुकानों से, शॉप से कचरा बीनने वाले। और उसके ऊपर आते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो अपने एरियाज के हिसाब से अपने कबाड़ी गैंग चलाते हैं, और सबसे ऊपर आते हैं हमारे शौकीन भैया। अच्छा माल है इस बार। राइट। हाँ। पर भैया वन जेन्युइन क्वेश्चन प्लीज, आप ये कचरे का पहाड़ कंट्रोल क्यों करते हो? सोडी भैया माउंटेन पर्सन है। ओह, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपनी लाइन में इसको बोलते हैं पिक्सल। मोबाइल का पट्टा देख रहा है, तुरुप का इक्का है। किसका? तुरु। हाँ, इसकी पूरी वायरिंग में गोल्ड है, सोल्डरिंग में सिल्वर है, तो बेस जो है तांबे का है। तो इस जितने पहाड़ देख रहे हो ना, इस सबके नीचे लाखों टन पिक्सल दबा हुआ, लाखों टन। भैया पर ये सब आता कहाँ से? गुड़गांव, नोएडा के एमएनसीज सारा कचरा उठा के जमुना बाहर में डाल देते हैं कि मरो पोल्यूशन पी पी के। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि पोल्यूशन पी पी के हमारे फेफड़े हो गए मजबूर, हमारे धंधे की तरह। भैया ऐसे तो करोड़ों मदरबोर्ड आते होंगे आपके पास। तो क्या वास्तव में सोना निकलता है इसमें? कल से मैं भी यही बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फिर ये पॉडकास्ट छोड़ के सोना बनाऊंगा। सोना निकलता है, बट इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट। और इतने पहाड़ में से तो ज्यादा निकलेगा ना। हाँ, एक कोई जब हम 100 kg ऑफ ई वेस्ट रिसाइकल करते हैं तो 2 to 3% उसमें से सोना निकलता है। इट इज नॉट समथिंग कि भाई मैंने 10 kg सोना निकल जाएगा 100 kg में से, ऐसा नहीं होता है। पक्का? हाँ, तो ये जो है थोड़ा सा रियलिटी से डिफरेंट है, जस्ट टू ग्लैमराइज इट। बट हाँ, सोना निकलता है, उसमें सेमी प्रेशियस मेटल्स होते हैं। कॉपर बहुत मेजर कंपोनेंट है हमारे इंडस्ट्री का, जो हम रिसाइकलिंग करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा माइनिंग पर
से वे जो हमारा भार है इन द होल वर्ल्ड माइनिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो हम थोड़ी कम कर सकते हैं टू अ एक्सटेंट ऑफ 10 to 20% रिसाइकलिंग प्रोडक्ट में से निकल से। तो लक्षिता जी ये बताओ मतलब कब आगे का क्या मिशन विजन है, कैसे आगे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे मतलब क्योंकि राह तो बहुत टफ है बिजनेस की, क्योंकि सबको बताना पड़ेगा। देखो रियलिटी पे बात करते हैं अपन भी कि भाई आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको लगता है कि अच्छा ओके, फिर लगता है अच्छा ओके, फिर लगता है ओहो ओके, तो बिजनेस ऐसे बढ़ता जाता है और नई नई चीजें सामने आती जाती है। बिल्कुल। अभी हम रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। हमारा सेकंड पोर्शन है इसमें लिथियम बैटरी ऐड होने वाला है एंड वी हैव बीन हैविंग आवर रिसर्चेस बिकॉज एज ईवी इंक्रीज हो रहा है हमारे आसपास भी अब बहुत ज़्यादा ईवी व्हीकल्स आ गए हैं, तो ईवी और सोलर वुड बी आवर नेक्स्ट स्टॉप टू टैप ऑन बिकॉज ईवी में से निकलता है ब्लैक मास। ब्लैक मास कैन हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन। जब हम वो रिसाइकल करते हैं इसके अंदर से सेमी प्रेशियस और लिथियम निकलता है जो हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। इस सेटअप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ई वेस्ट जितना सिंप्लीफाइड नहीं है क्योंकि इसमें केमिकल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये थोड़ा सेटअप कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट हम कर सकते हैं। इट कैन बी डन विद अ फॉर्मल प्रॉपर सेटअप। तो अभी हमें कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है इसके लिए? हमारी कैपेसिटी 100 kg पर डे के हिसाब से है आज। इट इज़ लिटिल लेस देन द कन्वेंशनल जो नॉर्थ इंडिया में हो रहा है उसके हिसाब से, बट एज वी आर बूटस्ट्रैप वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड इट, बट फिलहाल अभी हम 100 kg पर डे के हिसाब से कर रहे हैं। तो डॉक्टर लक्षिता जी आपसे बात करके लग रहा है कि आपका फुल माइंडसेट एकदम स्ट्रांग है, सॉलिड है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक मैसेज दे दीजिए इस पॉडकास्ट में कि प्लीज़ बिजनेस कीजिए, आइए, हर फील्ड में आपके लिए जगह है। जगह मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब जगह है, मतलब आप लोग आपको आओगे एक्सप्लोर तो करना हाँ, आपको पड़ेगा। एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। आप लोग आते नहीं हो, पर आइए, बहुत ज़्यादा आइए। ओके, आई थिंक फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे रुक जाती है जहाँ पर हमें लगता है कि यार ये थोड़ा सा काम डिफिकल्ट है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये इतना ग्लैमराइज नहीं है। बट कोई भी काम को ग्लैमराइज या यूजफुल अपने लिए बनाने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए। अगर वो माइंडसेट है तो कोई भी काम हो सकता है और कहीं पे भी आपकी जगह बन सकती है। आई थिंक जेंडर बायसेस अब खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कोई इन्वेस्टर आपके पास कैसे जुड़ेगा? अगर कोई इन्वेस्टर अगर कोई देख रहा है आई थिंक अभिषेक जिनको क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो आई थिंक वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द वेरी बिग थिंग। आजकल हमारे क्लीन टेक में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं एंड गुजरात इज़ अ प्लेस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, अच्छी आ रही है और आगे भी आएंगी। सो आई थिंक वी हैव अ गुड स्कोप हियर। अच्छा मैडम, एक रैपिड फायर खेल लेते हैं फटाफट 4-5 क्वेश्चन में, ठीक है? तो सबसे बुरा क्या देखा है आपने इको फ्रेंडली के नाम पर जो डंप किया गया है? मुझे लगता है जो स्ट्रॉज हम इको फ्रेंडली के नाम पे पहले यूज करते थे, तो प्लास्टिक स्ट्रॉज और पेपर कप्स जो हम यूज करते हैं जो कॉटन बोलते हैं कि पेपर के हैं, बट उसके अंदर पूरी प्लास्टिक की एक वो लाइनिंग रहती है विच इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो वो सबसे बड़ा झूठ है कि वो बड़ा इको फ्रेंडली आइटम है। अच्छा, कौन ज़्यादा डर्टी, हमारे रिवर्स या हमारा रिसाइकलिंग लॉज? नो, आई थिंक रिवर्स आर मोर डर्टी करंटली। रिसाइकलिंग लॉज में तो काफी अमेंडमेंट्स आ गए हैं आज के टाइम पे और हम उन पे इम्प्लीमेंटेशन अगर करेक्ट होंगी तो रिसाइकलिंग लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बैन कर सकती तो किस प्रोडक्ट को बैन करती? मैं प्रोडक्ट अगर कोई बैन करना चाहती तो दैट वुड हैव बीन फास्ट फैशन। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडस्ट्री का, विच शुड बी टैप्ड ऑन, बट आई डोंट थिंक वो बैन कर सकते हैं। अच्छा, आपको एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना दिया जाए तो पहला ऑर्डर क्या देंगे आप? रिसाइकलिंग मिशन जैसा मैं कुछ चालू करना चाहूंगी जहाँ पे अवेयरनेस के साथ हम उस चीज को मोटिवेट कर पाए। हमारी पॉपुलेशन शुड हैव अ आइडिया ऑफ व्हाट आर वी रिसाइकलिंग। तो वो पूरा एक जैसे कि स्वच्छ भारत अपन ने मिशन चालू किया और इट इज सीइंग इट्स बेस्ट वर्जन्स राइट नाउ। तो मैं ऐसा कुछ रिसाइकलिंग के लिए भी चालू करना चाहूंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आप 100% रिसाइकल लेबल्स पर ट्रस्ट करती है, यस और नो? नो। धन्यवाद लक्षिता जी, बहुत शानदार पॉडकास्ट। मतलब आई होप कि आपको कोई बहुत सॉलिड इन्वेस्टर मिलते जाए। तो जीत उसी की होती है जो कभी रुकता नहीं है। दैट्स ट्रू। मुश्किलें तो आती रहेगी पर जीत उसी की होगी जो कभी रुकता नहीं है। ट्रू। तो मैडम ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे, थैंक क्योंकि आपने पूरा अपना करियर शिफ्ट किया है। आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। यू।